बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि मैंने आपको थोड़े दिन पहले आगाह किया था, जब ये केस दोबारा से बेंच बना था और लगा था टेरियन वाइट वाला केस, जो इमरान खान के खिलाफ एक बहुत घटिया केसेस की लिस्ट में से एक ये भी है। जैसे इद्दत का केस है, जैसे टेरियन वाइट केस है, ये निजी ज़िंदगी के गड़े मुर्दों को निकाल कर कोशिश करते हैं कि सियासी मुखालिफ को नुकसान पहुंचाया जा सके। इससे पहले अदालतें बार बार कह चुकी हैं ये केस काबिल समाअत नहीं है, और मैंने आपसे कहा था कि अब ऐसा लगता है कि अदलिया के वो किरदार जो माजी में इसका हिस्सा रहे, वो भी इस केस से जान छुड़ाना चाहते हैं, और हो सकता है कि ये मामला एक ही दफ़ा सेटल हो जाए। और पहली पेशी में ही हो गया। हुआ क्या कि एक बहुत बड़ी शिकस्त हुई है मुस्लिम लीग नून को और इमरान खान के सियासी मुखालिफिन को, या निज़ाम को एक बहुत बड़ी शिकस्त हुई है, क्योंकि इस केस को बड़े लंबे अरसे तक इमरान खान के खिलाफ एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, और बार बार धमकाया जाता था कि ये केस बना देंगे, वो केस बना देंगे। तो अब इस केस में हुआ क्या है कि टेरियन केस एक मरतबा फिर अदालत ने नाकाबिल समाअत करार दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने 2 जजेस का सुनाया जाने वाला फैसला दुरुस्त करार दे दिया। आपको याद है पिछले साल मई में, यानी 1 साल और 10-12 दिन गुजर गए हैं जब ये केस पिछले साल सुना गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको सुन रहे थे, उनके साथ दीगर 2 जज साहिबान थे। तो चीफ जस्टिस साहब ने बेंच तोड़ लिया था, क्योंकि 2 जज साहिबान ने चीफ जस्टिस के खिलाफ एक फैसला दे के उसको अपलोड भी कर दिया था। तो चीफ जस्टिस ने अब तक उसके ऊपर फैसला दिया नहीं है। अब ये केस दोबारा लगता है, और दोबारा लगता है उसी अदालत के अंदर। इस मरतबा जो लार्जर बेंच बना उसमें 3 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान और उनकी सरबराही की जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने, और इनके अलावा 2 दीगर जज साहिबान इस केस को सुन रहे थे। और इस केस को उसी तरह से सेटल कर दिया गया कि 2 जज साहिबान का जो पहले इससे फैसला है वो फैसला दुरुस्त करार दे दिया गया। अब मामला ये है कि ये एक बड़ा मामला भी निमट गया इमरान खान के खिलाफ, यानी एक बहुत तलवार लटकाई जाती थी बार बार अदालतों ने कहा। एक बड़ी अजीब चीज़ ये है कि इसमें हामिद अली शाह साहब वकील हैं इमरान खान के मुखालिफ, और ये केस एक शरीफ शहरी की जानिब से किया गया था, जो एक बहुत बड़े साहब के ड्राइवर है, और उन्होंने 1.5 करोड़ रुपया मुबैना तौर पे हामिद अली शाह साहब को इस केस को लड़ने के लिए फीस भी दी थी। जुबैर अली खान साहब ट्वीट करते हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि इतलात के मुताबिक टेरियन वाइट केस में वकील हामिद अली शाह को 1.5 करोड़ रुपए फीस दी गई। दरखास्त गुजार एक आम शहरी है, फिर इतनी बड़ी और इतनी भारी भरकम फीस कैसे दी गई? अच्छा, अब इस केस के अंदर 5 जज साहिबान कह चुके हैं कि ये काबिल समाअत ही नहीं है। एक जज सिर्फ जो है उनका अभी तक फैसला आया नहीं, और उन्होंने अभी तक बताया ही नहीं कि उन्होंने इसके बारे में क्या फैसला किया था। वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब है। हो सकता है कभी वो चीज़ भी सामने आ जाए। बहरहाल वो बेंच टूट गया था। तो ये इमरान खान के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर है। दूसरी एक और खबर है, और ये बहुत बड़ी खबर है आजकल की, कि एक शायर, एक सहाफ़ी इस्लामाबाद से गायब कर दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका केस चल रहा है, अहमद फरहाद बाजियाबी केस। और इस केस के अंदर जो आज की डेवलपमेंट्स हैं वो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। सेक्रेटरी दिफा को बुलाया गया था, तो सेक्रेटरी दिफा पेश नहीं हुए। उनकी जानिब से कहा गया, अटॉर्नी जनरल ने आके बताया कि जी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो इसलिए पेश नहीं हो सके। अदालत ने कहा कि इस मामले को ख़त्म करना है आपने, तो फिर आप अगली पेशी के ऊपर सेक्रेटरी दिफा को लेकर आए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस केस की समाअत कर रहे हैं, और इस मौका पर अहमद फरहाद साहब की जानिब से उनकी अहलिया आई थी। उनकी वकील जो है वो ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा, ये अदालत के सामने पेश हुए हैं। मंसूर एवान साहब जो है वो अटॉर्नी जनरल है, वो रुस्तम पर आए, और उन्होंने शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की उन्होंने यकीन दहानी करवा दी। उन्होंने कहा जी मैं यकीन दिलाता हूं कि अहमद फरहाद बाजियाब भी हो जाएंगे, और ये भी यकीन दहानी करवाई कि आइंदा इस्लामाबाद से कोई गायब नहीं किया जाएगा। ये यकीन दहानी उनसे मांगी गई मुअज़्ज़िज़ जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से, कि इस्लामाबाद से कोई बंदा नहीं उठाया जाएगा, और अगर ये बंदा रिकवर नहीं होता तो ये रियासत की नाकामी होगी। और अटॉर्नी जनरल ने सेक्रेटरी दिफा की जानिब से रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी, और उन्होंने कहा आप रियासत की जानिब से ये जिम्मेदारी ले रहे हैं। जज साहब ने कहा कि अहमद फरहाद को बाजियाब करवाया जाएगा, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि पूरी कोशिश होगी कि तमाम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके मगवी को बाजियाब करवाऊं।
اور عدالت نے ان سے کہا کہ آپ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اسلام آباد سے کوئی بندہ نہیں اٹھایا جائے گا. آپ نے سپریم کورٹ اور اسی عدالت میں پہلے بھی یقین دہانی کروائی تھی. اگر یہ بندہ ریکور نہیں ہوگا تو ریاست ناکام ہوگی. اٹارنی جنرل نے کہا کہ مجھے مغوی کی بازیابی کے لیے وقت دے دے. عدالت نے اٹارنی جنرل کو کہا کہ آپ جو بیان دے رہے ہیں کیا وہ وفاقی حکومت کی مشاورت سے دے رہے ہیں. تو ایمان مزاری صاحبہ نے وہاں پہ کہا، جو وکیل ہیں احمد فرحات کی، انہوں نے کہا کہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ بندہ اٹھاتے ہیں پھر کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے. اٹارنی جنرل صاحب یہ بتائیں کہ پچھلے 6 دنوں میں بازیابی سے متعلق کیا پروگریس ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ایجنسیوں کے پاس نہیں ہے تو کم از کم مغوی کو ٹریس تو کیا جا سکتا ہے. جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ اس معاملے نے آپ کو اور مشکل میں ڈال دیا ہے، جس پر اٹارنی جنرل نے موقف اپنایا کہ میں یقین دہانی کروا رہا ہوں جو وسائل ہیں وہ استعمال میں لائے جائیں گے. ایس ایس پی آپریشن کو بلایا عدالت نے، ان سے پوچھا جی آپ سے جو بیان کہا تھا وہ آپ لے کر آئے. ایس ایس پی آپریشن نے بتایا کہ جی آفیسر تو موجود نہیں تھے، سیکٹر کمانڈر صاحب کو انہوں نے بیان لینا تھا. تو ان کے جونیئر سے بات ہوئی ہے اور ان کی جانب سے رپورٹ سیکٹری دفاع کو بھیج دی گئی ہے. جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ یہ کام آپ کا کام ہے، آپ ہی نے کرنا ہے، یہ پولیس کی ذمہ داری ہے. ایمان مزاری نے ایک نقطہ اٹھایا، انہوں نے کہا جی کہ یہ اپنی توہین سمجھتے ہیں عدالت میں پیش ہونا سیکٹری دفاع، اور جس پر اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ جی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے وہ پیش نہیں ہوئے. نارملی ایسے معاملات میں لوگوں کی طبیعت خراب بھی ہو جاتی ہے. عدالت نے کہا کہ اسی معاملے کو ختم کرنا ہے، آئندہ سماعت پر سیکٹری دفاع کو لے کر آئیں. ایمان مزاری نے ایک خوف کا اظہار کیا، انہوں نے کہا جی کہ وہ کس حالت میں کیسے ہوں گے، سیریس معاملہ ہے. بلوچستان کے کیسز میں ہم نے دیکھا کہ لاپتہ افراد ہونے کے بعد مسخ شدہ لاشیں ملتی ہیں. تو اس پہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے ریمارکس دیے کہ اس کیس میں ایسا کچھ نہیں ہوگا، یقین دہانی کروائی گئی ہے حکومت کی جانب سے اور بڑی امیدیں اٹارنی جنرل سے. چیزوں کو بگاڑ کی طرف مت لے کر جائیں، اس بچی کے سر کے اوپر ہاتھ رکھیں، ان کی بیوی کے حوالے سے جج صاحب نے کہا. اور 4 دن میں بازیاب کروانے کی ہدایت کر دی اور کیس کی سماعت جمعہ تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. اب یہ دن بہت امپورٹنٹ ہے، ہم سب امید کرتے ہیں کہ احمد فرحات اپنے گھر واپس آ جائیں گے اور ان کے گھر والوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی. اور یہ جو ایک مشکل اور بے چینی کی صورتحال تھی، ایک بڑا کربناک وقت انہوں نے دیکھا، اللہ یہ سبق کسی کو نہ دکھائے، ایسی تکلیف کسی کو نہ دکھائے. اچھا، اسی طرح جو ہے لاپتہ طلبہ کا جو کیس ہے بلوچستان کے، وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے اور اس میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے ریمارکس دیے کہ ایجنسی کے کام کرنے کا طریقہ کار واضح ہو جائے تو اچھا ہوگا. اور لاپتہ بلوچ طلبہ کی بازیابی اور کمیشن کی سفارشات پر عمل درآمد سے متعلق کیس کی یہ سماعت ہو رہی تھی. انہوں نے کہا 10 سال میں بلوچ طلبہ کے خلاف دہشت گردی کے کتنے کیسز درج کیے گئے، کتنے لوگ گرفتار ہوئے، کتنے لاپتہ ہوئے یا ان کو ہراساں کیا گیا، یہ ساری تفصیلات جو ہے وہ مانگی ہے جج صاحب نے. اور جو وکلا ہے وہ یہاں پہ بھی جو ہے وہ وکیلوں نے اور جج صاحب نے اسی بات کے اوپر زور دیا. ایمان مزاری ہی یہاں پہ وکیل ہے، انہوں نے کہا لاپتہ افراد کے لواحقین کو ڈرایا دھمکایا بھی جاتا ہے. تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ بہت سارے جج صاحب نے کہا کہ لاپتہ افراد اپنے گھروں میں واپس آئے ہیں اٹارنی جنرل کی کاوشوں سے. تو امید کرتے ہیں کہ مسنگ پرسنز کے کیسز آتے رہیں گے، یہ کورٹس اپنا کام کرتی رہیں گی جب تک، اور یہ ایک کیس نہیں ہے اور بات ختم نہیں ہوگی. یہ تمام لاپتہ افراد جو ہے وہ بازیاب ہونے چاہیے اور بلوچستان کے لوگ بھی پاکستانی ہیں، ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. میڈیا کو بھی انہوں نے کہا کہ میڈیا کی نشاندہی کی وجہ سے بعض اوقات بندہ مل جاتا ہے. تو یہ بھی کیس چل رہا ہے اور اللہ کرے کہ کوئی بھی لاپتہ نہ رہے. اگر کوئی کسی جرم میں ملوث ہے تو قانون کے مطابق عدالت میں پیش کر کے اس کے خلاف کیس چلنا چاہیے. دوسرے تمام رستے غیر قانونی اور غلط ہیں. ایک اور بہت بڑی خبر ہے، وہ خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب دوبارہ سے سامنے آنے والے ہیں. یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو نیب ترامیم کے حوالے سے ایک کیس چل رہا ہے، حکومت بھی اس میں ایک فریق ہے، عمران خان صاحب بھی ایک فریق ہے. اس کی جو اب سماعت ہے وہ 30 مئی کو مقرر کی گئی ہے. عمران خان صاحب دوبارہ ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوں گے. کوشش کی جائے گی کہ اب دوبارہ ویڈیو یا تصویر عمران خان کی نہ بنے، لیکن کیسے روکیں گے؟ ایک طرف تو عدالت کے اندر رجوع کر لیا ہے، خیبر پختونخوا کی جانب سے کیا گیا ہے کہ جناب باقی سارا کچھ آپ لائیو دکھاتے ہیں، یہ آپ پیشی جو عوام کا مین فوکس ہے جس کیس کی طرف نیب ترامیم کے حوالے سے عوام کا لوٹا ہوا مال جو ہے وہ برآمد کرنے کا کام نیب کرتا ہے، تو یہاں پہ آپ کیوں اس کو لائیو نہیں دکھا رہے؟ تو اس کو بھی سیٹل کرنا پڑے گا معاملے کو. ابھی 10 دن باقی ہیں، دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہوگا. یہ بڑا اہم کیس ہے اور عمران خان صاحب ایک مرتبہ پھر سامنے آنے والے ہیں 30 مئی کو. ناظرین، علامہ طاہر اشرفی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے
बड़ा मजेदार स्टेटमेंट है, क्योंकि इनको मैं ذاتی طور पे जानता हूं और मुझे पता है कि उन दिनों में जबकि ये बात कर रहे हैं ये खुद क्या कह रहे थे, क्या कर रहे थे, क्योंकि मेरे साथ थे, अलामा साहब राब्ते में भी थे। मेरा टेलीफोन रिकॉर्ड निकाल के भी चेक किया जा सकता है या अलामा साहब का कि ये मेरे साथ राब्ते में थे और मुझे क्या पूछ रहे थे। अगर मैंने पोल खोल दिया और बता दिया ना तो अलामा साहब मुंह नहीं दिखा सकेंगे। सियासी मामलात के अंदर अपने आप को बाहर रखे। वो एक मौलवी हैं और ज़्यादातर बात करते हैं इस्लाम के बारे में, तो जहाँ पे इस्लाम की बात होती है वहाँ उनकी ज़बान नहीं खुलती। मैंने पिछले दिनों ताहिर अशरफी साहब से ये पूछा था कि सऊदी अरब के अंदर कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि वहाँ पे फैशन शो हो रहे हैं नंगे किस्म के, तो उस पर अल्लामा ताहिर अशरफी साहब की कोई राय है या नहीं है। तो उस पर अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने कोई लब कुशाई नहीं की, उन्होंने नहीं बताया कि वहां पे ये हो रहा है या नहीं हो रहा, या उनकी सऊदी अरब की हुकूमत से कोई बात हुई है या नहीं हुई इस बारे में कि वहां बेशर्मी हो रही है या नहीं हो रही। उस पर ताहिर अशरफी साहब नहीं बोल रहे। हाँ, लेकिन इस पे वो बात करते हैं बार बार सियासत पे और मखसूस किस्म की बात करते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट को या ताकतवर हल्कों को पसंद आती है। अब वो ये कह रहे हैं कि गारंटी से कहता हूं बानी पीटीआई असम्बली ना छोड़ते तो दोबारा वज़ीर आज़म बन जाते। ताहिर अशरफी साहब, आप मेरे साथ राब्ते में थे, आपको किस बात की फिक्र थी और आप मुझसे क्या पूछ रहे थे बार बार, और मैंने आपको क्या बताया था और फिर आपने मुझे क्या बताया था और आपने क्या कहा था। अगर मैंने वो पोल खोल दिया ना तो इससे बेहतर ये है कि आप इशारों पे चलने के बजाय ये बातें करना बंद कर दें। कब तक आप जमहूरियत के खिलाफ साजिशें करते रहेंगे? अपने छोटे छोटे फायदे के लिए, अपनी बोटी के लिए आप पाकिस्तान का बकरा और ऊंट ज़िबा कर देते हैं। ताहिर अशरफी साहब, आपका काम है दीन समझाना, लोगों को इस्लाम की तरफ दर्स देना। मुझे आप ये बताइए कि आपने गजा में फलस्तीनियों के कत्ल के ऊपर कितने एहतजाज किए? सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब कर रहे हैं, वहां पे आप कितनी दफा गए? आपने कहां कहां पे लोगों को निकाला? आपने कितनी आवाज उठाई? दुनिया के किस फोरम पे जाके आपने क्या बात की? तो अलामा साहब, आप ना जहां पे इस्लाम का मामला आता है आप बोलते ही नहीं है, जहां मुसलमानों की जान का मामला आता है वहां आप बोलते ही नहीं है। आपका स्टेटमेंट तो अभी ईरानी सदर के ऊपर होना चाहिए था, डिटेल के साथ। आपका फोकस जो है वो भी फलस्तीन की तरफ होना चाहिए था, तफसील के साथ। आपका फोकस जो है वो मोदी के स्टेटमेंट के ऊपर होना चाहिए था। आपका फोकस जो है वो कश्मीरियों की जान बचाने के लिए होना चाहिए था, शाम के मुसलमानों के लिए होना चाहिए था, इसराइल के खिलाफ आपको स्टेटमेंट देना चाहिए था। आप उठ के इमरान खान के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो मौलाना साहब, ये बहुत ही छोटी और बहुत ही छोटी किस्म की हरकत है जो आपने की। मैं ज्यादा घटिया अल्फाज इस्तेमाल करना नहीं चाहता, आप एक आलिम दीन है, लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि इन मामलात से बाहर रहिए। आप इन मामलात के अंदर आएंगे तो गंदे होंगे जैसे आप माजी में भी हुए। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने जो कानून पास किया वो रोला पड़ गया और बहुत बड़ा रोला पड़ गया है, क्योंकि एक 2 नंबर कानून पास कर दिया है। मुझे मरियम नवाज का एक स्टेटमेंट सुनने को मिला, बड़ा ही मजेदार है। तारिक मतीन साहब ने उसको शेयर भी किया है, बड़ा मजेदार। उसमें मरियम नवाज ये बता रही हैं कि जब हुकूमत आती है कंधों पे बैठ के तरले करके मिन्नतें करके 2 नंबर तरीके से हुकूमत बनती है, तो फिर वो जो कवानीन बनाती है वो अवाम की फलाह के लिए नहीं बनाती, वो कवानीन बनाती है सिर्फ और सिर्फ मीडिया का गला घोंटने के लिए। वो जिस तरह, और वो सारी बातें जो मरियम नवाज ने की ना, वो मरियम नवाज के बनाए हुए इस नए कानून के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्टली फिट आ रही हैं। वैसे कैसा जबरदस्त है, याद माजी जो है वो अजाब होता है। वो स्टेटमेंट अगर आप सुनेंगे आपको मजा आ जाएगा, और वो ऐसा लगता है कि मरियम नवाज ने अपने ही खिलाफ वो स्टेटमेंट दिया है। बहरहाल, इस कानून को कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है, और सब ये कह रहे हैं कि हत्या इज्जत का ये जो कानून बनाया गया है ये बहुत बड़ा जुल्म है जो मीडिया के खिलाफ मरियम नवाज की हुकूमत करने जा रही है, नवाज शरीफ की और उसके सहूलतकारों की ईमा के ऊपर। अब इसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने अनाउंस किया कि जी हम अदालत में जाएंगे इस कानून के खिलाफ, और अदालत में जाके इसको चैलेंज करेंगे। मेरे ख्याल में जो कानून बुनियादी आइन की बुनियादी रूह से मुतसादिम हो ना, यानी आर्टिकल 19 के मुतसादिम हो जो कानून, वो कानून जो है वो लागू नहीं हो सकता। बहरहाल ये चैलेंज हो जाएगा और यहां पे हुकूमत को प्रॉब्लम आएगी, और सहाफियों को पकड़ने के लिए बनाया गया कानून नहीं चलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको काला कानून करार दिया है, बल्कि इसको मदर अब्बास साहब ने भी काला कानून करार दिया है, और सहाफती तंजीमें इसके खिलाफ सरापा एहतजाज हो गई हैं। सहाफियों ने फैसला किया कि वो इसके ऊपर धरना भी देंगे, वो इसके ऊपर एहतजाज भी करेंगे, वो इसके ऊपर हड़ताल भी करेंगे और बैठेंगे पंजाब असम्बली के सामने भी, जहां पे ये कानून आनन फानन पास किया गया सिर्फ मीडिया को कंट्रोल करने के लिए। पीएफयूजे और केयूजे दस्तूर ने पंजाब हुकूमत का हत्या इज्जत कानून मुस्तरद कर दिया। सहाफियों का यह कहना है कि पंजाब हुकूमत आमराना डगर पर चल पड़ी है। हत्या इज्जत कानून की मंजूरी पंजाब हुकूमत को महंगी पड़ेगी, और हुकूमत आइन से मुतसादिम बिल में सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करे। अच्छा, तहफ़्फ़ुज़ात तो ख़त्म नहीं हो रहे, लेकिन सहाफियों ने ऐलान कर दिया है कि अब वो एहतजाज करेंगे, धरना देंगे। तो देखते हैं, अब हमें धरना भी देना पड़ेगा, जाके बैठना भी पड़ेगा, एहतजाज भी करना पड़ेगा। इस फस्तायत का मुकाबला तो पिछले 2 साल से कर रहे हैं, फर्दर और इसको टाइट करने और भी करेंगे। ये खबर आ रही है बहुत अजीब सी नाज़रीन, और मुख्तलिफ लोग इसके बारे में दावा कर रहे हैं। हम अगले वीलॉग में इस पर बात करेंगे कि क्या ये मुमकिन है या नहीं।
محمود اچکزئی صاحب نے کہا کہ مارشل لا لگانے کی کوشش کی مزاحمت کی جائے گی۔ دوسری جانب جو ہے وہ کچھ صحافی بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ پی ایم ایل این حکومت چھوڑ کر جانا چاہتی ہے۔ شاہین صاحبائی صاحب نے بھی کہا کہ کوئی ایمرجنسی ٹائپ کی چیز لگانے کا فیصلہ ہو رہا ہے کہ صوبائی حکومتیں کام کرتی رہیں، وفاق میں ایک ایمرجنسی لگا دی جائے، پی ایم ایل این کی جان چھوٹے۔ کوئی اس طرح کا کوئی فارمولا بن رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اور کیا کوئی نیا بیانیہ اور کیا کوئی نیا کھیل کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ ساری آپ سے شیئر کر لیتے ہیں چیزیں اگلے ویلاگ میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں۔